हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बार फिर भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। इसमें टॉपिक प्रथम में हम प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत और असहयोग आंदोलन तथा आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएँ पर भी चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद कृष्णा पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, 2023 के बोर्ड पेपर की परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण रिवीजन नोट्स आपके लिए। तो चलिए विद्यार्थियों, आपका वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव की अगर बात की जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो उस समय रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए क्या होता है, युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। इतना ही नहीं, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर भी शुरू किया गया। युद्ध के दौरान देखा जाए तो कीमतें जो थी विद्यार्थियों, वो तेज़ी से बढ़ रही थी। सन 1913 से 1918 के बीच में अगर देखा जाए तो कीमतें दोगुनी से भी ज़्यादा हो चुकी थी, और जिसके कारण देखा जाए तो आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण क्या था, ग्रामीण इलाका पूरी तरह से गुस्सा में था। देश में उस समय देखा जाए तो बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी आ जाती है और फैल जाती है तथा 1921 की जनगणना के मुताबिक देखा जाए तो दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख जो लोग मारे जाते हैं। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें प्रिय विद्यार्थियों कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी समय एक ऐसा समय आता है, देखा जाए तो एक ऐसा नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग और एक नया तरीका पेश किया। जी हाँ, महात्मा गांधी जो थे इसी समय ठीक 1915 में, जनवरी 1915 में रिटर्न होकर भारत आते हैं। ठीक है, भारत में आते ही उन्होंने सत्याग्रह का विचार प्रस्तुत किया था। सत्याग्रह के विचार में गांधी जी द्वारा दिया गया यह विचार था विद्यार्थियों, और जिसकी शुरुआत उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जन आंदोलन से की थी। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी का विश्वास था कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रहियों केवल अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। गांधी जी द्वारा चलाया गया कुछ सत्याग्रह आंदोलन विद्यार्थियों ठीक इस प्रकार है। बागान व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी सन 1917 में, यहाँ पे 16 नहीं 17 होगा, चंपारण का दौरा किया था। वहाँ किसानों के लिए आंदोलन किया था। ठीक है, दूसरा था सत्याग्रह के खिलाफ अगर बात की जाए तो 1917 में गुजरात के खेड़ा नामक जगह में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तीसरी अगर बात की जाए तो 1918 में गांधी जी अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों में मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो गांधी जी द्वारा चलाया गया यह आंदोलन था। राले एक्ट की अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो राले एक्ट के अगर देखा जाए तो एक कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पास किया। भारतीय सदस्यों में देखा जाए तो भारी विरोध के बावजूद इस कानून को पास किया गया था, और इस कानून के जरिए सरकार को जो था राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। विद्यार्थियों, राले एक्ट के विरोध में अगर देखा जाए तो 6 अप्रैल 1919 में क्या होता है कि गांधी जी एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला करते हैं, और इसकी शुरुआत जो होती है 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होनी थी। विभिन्न शहरों में क्या होता है कि रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई, और इस व्यापक जन उभार से चिंतित रेलवे तथा टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं को भंग हो जाने की आशंका से जो अंग्रेज थे, भयभीत अंग्रेज जो थे, राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई।
इस तरह से रॉलेट एक्ट का जगह जगह विरोध हो रहा था। ठीक देखा जाए तो जलियांवाला बाग कांड भी हो जाता है विद्यार्थियों। अगर बात की जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में, तो 10 अप्रैल 1919 को क्या होता है कि जो पुलिस होती है अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोगों ने क्या किया, बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगते हैं। और इतना हमले को देखते हुए वहाँ पर क्या होता है, अमृतसर नामक जगह में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने उस जगह की कमान संभाल ली। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ विद्यार्थियों। उस दिन देखा जाए तो अमृतसर में बहुत सारे गाँव थे के जो लोग थे बैसाखी के मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग के मैदान में जमा हो गए थे। यह मैदान जो था विद्यार्थियों चारों तरफ से बंद था। शहर के बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को यह पता भी नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ आ पहुँचता है और आते ही देखा जाए विद्यार्थियों तो निकलने के जो सारे रास्ते होते हैं जो बाग का, उसे बंद कर देता है और इसके बाद अपने सिपाहियों को आदेश देता है और वह सिपाही जो होते हैं भीड़ पे अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं, जिससे सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और यही घटना जो होता है विद्यार्थियों जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर फैली, उत्तर भारत में बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाई को निर्ममता से कुचलने का भी रास्ता अपनाया। हिंसा को देखते हुए क्या होता है, महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विरोध में जो आंदोलन चलाया था उसे वापस ले लिया। ठीक है, चलिए अब अध्ययन करेंगे खिलाफत आंदोलन के विषय में। खिलाफत आंदोलन के विषय में अगर बात की जाए तो गांधी जी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। तो उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में क्या होता है कि ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता, जिसे खलीफा भी कहा जाता है, उसको ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का भी गठन किया गया था। इस गठन के जो नेता थे विद्यार्थियों मोहम्मद अली और शौकत अली थे। अली बंधुओं के साथ साथ कई मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावनाओं को तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन की रूपरेखा जो इसमें था इस प्रकार था। असहयोग आंदोलन की अगर बात की जाए विद्यार्थियों तो गांधी जी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि अगर भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों पर शासन कर रहे हैं तो यह भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह सहयोग देखा जाए तो इन्हीं के सहयोग के कारण यह शासन हमारे ऊपर कर रहे हैं। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। गांधी जी का विश्वास था यदि भारतीय सहयोग देना वापस ले ले तो ब्रिटिश शासकों को भारत छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। तो विद्यार्थियों जो अगर देखा जाए तो असहयोग आंदोलन के जो प्रस्ताव थे कुछ इस प्रकार थे। देखिए, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम की अगर बात की जाए विद्यार्थियों तो इसमें पहला कार्यक्रम यह था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई जितनी भी उपाधियां हैं उसे वापस कर दिया जाएगा। नागरिक सेवा करना बंद कर दें। सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषद, स्कूल आदि का सब जगह क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए। विदेशी पुस्तकों का भी बहिष्कार किया जाना। यदि सरकार दबाव बनाती है तो पूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया जाएगा। इतनी बातें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में सम्मिलित थी। विद्यार्थियों, असहयोग आंदोलन शुरू भी होता है और लोगों के बीच में जो धाराएं थी अलग अलग किस प्रकार थी, अब इस पर हम चर्चा करते हैं।
असहयोग खिलाफत आंदोलन की अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो यह आंदोलन जो था जनवरी 1921 में शुरू हुआ। विभिन्न सामाजिक समूहों ने इसमें हिस्सा तो लिया, लेकिन प्रत्येक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ जो थे विद्यार्थियों अलग अलग थे। अगर हम अवध की बात करें तो अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र जी जो थे, किसानों के जो आंदोलन थे उसका नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र की अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो इससे पहले फिजी में वह गिरमिटिया मजदूर के तौर पर भी काम कर चुके थे। गिरमिटिया मजदूर की अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो औपनिवेशिक शासन में देखा जाए तो भारत के मजदूर बाहर विदेशों में गयाना, फिजी, वेस्ट इंडीज़ में काम करने गए थे, इसलिए उन्हें गिरमिटिया मजदूर के तौर पर जाना जाता है। बाबा रामचंद्र का आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। आदिवासी किसानों के लिए अगर देखा जाए विद्यार्थियों, तो इसके लिए जो स्वराज के मायने थे कुछ इस प्रकार थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाल लिया था। अन्य वन क्षेत्रों की तरह देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के गुरेम पहाड़ियों पर भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में न तो अपने मवेशी चरा सकते थे और न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। वनों के लिए नए कानून बना दिए गए, और कानून बनने से न केवल उनके रोजी रोटी पर असर पड़ा था, बल्कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे थे। जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर कर दिया, तो लोगों ने बगावत शुरू कर दी। आदिवासी क्षेत्र के अनेक आदिवासियों ने असहयोग आंदोलन चलाया और गुरिल्ला युद्ध भी चलाते रहे। गुरिल्ला युद्ध जो था विद्यार्थियों 1920 के दशक में चलाया गया था, और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे। बगानों में अगर स्वराज की बात की जाए विद्यार्थियों, तो बगानों में जो था स्वराज के अलग ही मायने थे। देखा जाए तो 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। यह इजाज़त विद्यार्थियों बिरलों को ही मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, तो हजारों मजदूरों ने अपने अधिकारों की अवहेलना करने लगते। उन्होंने बगान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए, लेकिन वे अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उस दिन रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण देखा जाए तो वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई करती है। इनके बारे में अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो देखिए, राष्ट्रवाद के विषय में अगर देखा जाए तो अपने देश के लिए गर्व और सम्मान की भावना रखना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। सत्याग्रह के विषय में अगर बात की जाए तो जन आंदोलन का एक ऐसा तरीका था विद्यार्थियों, जिसमें सत्य की शक्ति पर आग्रह और खोज पर जोर दिया जाता है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इस जन आंदोलन से वहाँ के नस्लवादी सरकार से लोहा लिया था और उसमें सफल भी हुए थे। खलीफा की अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो इस्लामी विश्व के आध्यात्मिक प्रमुख को नेता, गुरु या खलीफा कहा जाता था। बेगार की अगर बात की जाए तो बिना किसी पारिश्रमिक श्रम के काम कराना बेगार होता। जबरन भर्ती प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो इस प्रक्रिया में ब्रिटिश शासक जो अंग्रेज थे, भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। रायलेक्ट एक्ट की अगर बात की जाए तो इस कानून के जरिए विद्यार्थियों सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का भी अधिकार मिल गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो 10 अप्रैल नहीं, यहाँ पर 13 अप्रैल होना चाहिए, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मेले में शामिल होने के लिए बहुत सारे लोग अमृतसर में का जो जगह होता है जलियांवाला बाग में एकत्रित होते हैं, और जनरल डायर वहाँ पहुँचकर बाहर निकलने के जो सभी रास्ते होते हैं उसे बंद कर देते हैं, और उसने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियाँ चलवा दी, और जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। असहयोग खिलाफत की अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था यह था कि ब्रिटेन से बने उत्पादों का सहयोग के लिए सहयोग प्रदान नहीं करना था। ब्रिटेन में बने उत्पादों के लिए सहयोग प्रदान नहीं करना है।
इसमें सरकारी पदवियों को वापस करना, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करना, सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषद, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार शामिल था तथा पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा को भी आंदोलन भी चलाना जाना था। स्वदेशी की अगर बात की जाए, स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करना शामिल था और देश में बनी हुई जो देसी तकनीक की वस्तुएं थी उसे पुनः जीवित करना था। बहिष्कार की अगर बात की जाए तो किसी के साथ संपर्क रखने या जुड़ने से इनकार करना ही हम इसमें शामिल होता है। और में मतलब किसी के साथ संपर्क रखने या जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीज़ों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना आमतौर पर विरोध का एक तरीका है। पिकेटिंग की अगर बात की जाए तो पिकेटिंग होता क्या था? प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते थे। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।